चलिए आज इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव ही हिला दी थी। जी हां, बात हो रही है 1857 के उस महाविद्रोह की। तो सवाल ये है कि 1857 में जो हुआ वो आखिर था क्या? सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा या फिर भारत की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई? देखिए, सच तो ये है कि ये चिंगारी ना एक दिन में नहीं भड़की थी। ये तो 100 साल से जो आग सुलग रही थी उसका एक जबरदस्त धमाका था। अब देखिए, 1857 की इस आग को समझना है तो पहले उस ईंधन को समझना होगा जो सालों से जमा हो रहा था। वो वजह जो एक के ऊपर एक बस एक आखिरी धक्के का इंतजार कर रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन हड़पने की भूख वो तो बस बढ़ती ही जा रही थी। और फिर आए लॉर्ड डलहौजी अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के साथ। अरे इसने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। सीधी सी बात थी इस नीति की, अगर किसी राजा का अपना खून अपना बेटा नहीं है तो उसका गोद लिया बेटा वारिस नहीं बन सकता और उसका राज वो सीधा अंग्रेजों की जेब में। फिर आता है पैसा यानी आर्थिक कारण। ब्रिटिश नीतियों ने हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी। किसानों पर इतने भारी टैक्स कि वो पिस गए और जो हमारे कारीगर थे उनके बनाए सामान के सामने अंग्रेजों ने अपना सस्ता मशीन का माल रखकर बाजार में भर दिया। अब जरा सोचिए इस बात को, भारत से बाहर जाने वाले माल पर 80% टैक्स और ब्रिटेन से आने वाले माल पर सिर्फ 5%। कमाल का इंसाफ था, है ना? अब बात करते हैं समाज और धर्म की। हाँ, अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए, जैसे सती प्रथा का अंत, लेकिन लोगों को लगा कि ये हमारी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों पर सीधा हमला है। ऊपर से ईसाई मिशनरियों का काम और ऐसे कानून बनाना कि जो धर्म बदलेगा उसे पुरखों की जमीन जायदाद मिल जाएगी। इससे लोगों में ये डर बैठ गया कि अंग्रेज तो सबका धर्म ही बदलना चाहते हैं। और सेना, भाई सेना के अंदर तो और भी बुरा हाल था। सोचिए, एक ही काम के लिए भारतीय सिपाही को अंग्रेज से कम तनख्वाह मिल रही है, तरक्की का कोई रास्ता नहीं, ऊपर से दाढ़ी पगड़ी तिलक सब पर पाबंदी, और तो और समुद्र पार जाकर लड़ने का हुक्म जो उस जमाने में धर्म के खिलाफ माना जाता था। जाहिर है गुस्सा तो उबल ही रहा था। तो माहौल कुछ ऐसा था कि पूरा देश एक बारूद के ढेर पर बैठा था। बस एक चिंगारी की देर थी और वो चिंगारी आई एक नई बंदूक के साथ। तो हुआ ये कि अंग्रेज एक नई बंदूक लेकर आए, एनफील्ड राइफल। इसकी खासियत थी इसके कारतूस जो कागज के बने थे और उन पर पहले से ही एक तरह की चिकनाई मतलब ग्रीस लगी होती थी। और बस यहीं से बात बिगड़ गई। एक अफवाह, और वो भी ऐसी कि जंगल की आग की तरह फैली। अफवाह ये थी कि कारतूस पर लगी ये चिकनाई गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब सोचिए, उस कारतूस को बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के धर्म को भ्रष्ट करने वाली बात थी। इसके बाद तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े। पहले बहरामपुर में सिपाहियों ने मना किया, फिर बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत कर दी, और फिर आया 10 मई 1857 का दिन। मेरठ में सिपाहियों ने खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर दिया, अपने अंग्रेज अफसरों को मारा और सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर गए। बस यहीं से इस महाविद्रोह का बिगुल बज गया। मेरठ की वो चिंगारी, उसने तो जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया और फिर ये विद्रोह इतनी तेजी से पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैला कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। सिपाही जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा काम किया। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता, अपना शहंशाह हिंद घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था जिससे इस पूरे आंदोलन को एक चेहरा मिल गया। और दिल्ली के बाद तो जैसे पूरे उत्तर भारत में लहर दौड़ गई। हर जगह कोई न कोई नेता इस लड़ाई में कूद पड़ा। दिल्ली में जनरल बख्त खान असल कमान संभाल रहे थे, तो कानपुर से नाना साहिब ने मोर्चा खोला। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को चुनौती दी और झांसी से उठी वो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में भी 80 साल के कुंवर सिंह ने तलवार उठा ली। वजहें भले ही सबकी अलग अलग थीं, पर निशाना एक ही था, अंग्रेज। रानी लक्ष्मीबाई का वो ऐलान, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो पूरे विद्रोह का नारा बन गया। अंग्रेजों की हड़प नीति के खिलाफ एक खुली चुनौती की आवाज। शुरुआत में तो विद्रोहियों को जबरदस्त कामयाबी मिली। ऐसा लगा कि शायद अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 साल के अंदर ही अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? ये सिलसिला आखिर रुका कैसे? इसकी कई बड़ी वजह थीं। एक तरफ थे हमारे विद्रोही, जिनके पास कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था। सब अपनी अपनी जगह लड़ रहे थे, हथियार भी पुराने थे।
वहीं दूसरी तरफ थे अंग्रेज, एक मजबूत कमांड, बेहतर हथियार और सबसे बड़ी बात रेलवे और टेलीग्राफ जैसी टेक्नोलॉजी। इसकी मदद से वो अपनी सेना और खबरें बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। और ये भी एक कड़वा सच है कि कई बड़े भारतीय रजवाड़ों और पढ़े लिखे तबके ने इस लड़ाई में साथ नहीं दिया। तो हाँ, ये विद्रोह अंग्रेजों को भारत से निकाल तो नहीं पाया, लेकिन इसका असर इतना गहरा हुआ कि भारत पर अंग्रेजों के राज करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल गया। सही मायनों में एक युग का अंत हुआ और एक नए दौर की शुरुआत हुई। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की छुट्टी हो गई। जी हां, जिस कंपनी ने लगभग 200 साल तक राज किया, उसे खत्म कर दिया गया। अब भारत पर सीधा लंदन से यानी ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया और गवर्नर जनरल की जगह अब भारत में एक वाइसरॉय बैठने लगा। और इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने वादा किया कि वो अब लोगों के धर्म में दखल नहीं देंगे, राज्यों को हड़पना बंद कर दिया, सेना को नए सिरे से बनाया जिसमें अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि दोबारा ऐसा कोई विद्रोह ना हो। और यहीं से बांटो और राज करो की नीति को और भी ज्यादा मजबूती से लागू किया गया। इस विद्रोह का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसने आने वाले 100 सालों के लिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दिया। भले ही इसे कुचल दिया गया, लेकिन पहली बार पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर लोग एक साथ एक दुश्मन के खिलाफ खड़े हुए थे। इसी साझा संघर्ष ने उस भावना को जन्म दिया जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यही वो बीज थे जो आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन का एक बड़ा पेड़ बने। तो आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है कि क्या 1857 का विद्रोह हार कर भी जीत गया? शायद हाँ, क्योंकि भले ही वो अंग्रेजों को उसी वक्त देश से बाहर नहीं कर सका, पर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बेरहम राज का अंत कर दिया। और सबसे जरूरी बात, उसने पूरे भारत के लोगों के दिलों में आज़ादी की वो चिंगारी जला दी जो ठीक 90 साल बाद 1947 में आज़ादी की एक धधकती ज्वाला बनकर सामने आई।